जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज को जो वीडियो का टॉपिक हमारा है, सब्जेक्ट हमारा है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इसका तीसरा भाग बनने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो हम इस तीसरे भाग में किस चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो हमने बात किया था टाइप्स ऑफ फॉल्ट, उसके बारे में डिटेल में समझाया था। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को पूरा देखिए। आज को जो वीडियो का टॉपिक हमारा है, टाइप हमारा है सिमेट्रिकल फॉल्ट। क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब सममित फॉल्ट क्या होता है और किसी भी सिस्टम का रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी, अस्थायित्व और विश्वसनीयता का क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो आपको पूरी समझ में आ सकती है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं बिना स्किप के तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है, 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, मतलब 3 फेज सममित फॉल्ट क्या होता है। जिस फॉल्ट में करंट का मान समान हो, मतलब जिस फॉल्ट में करंट हमारी है वह उसका मान समान हो, उसे ही हम कहते हैं भैया सिमेट्रिकल फॉल्ट, एकदम आसान भाषा में। अब देखा जाता है कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या लिखा गया है उसको हम देखते हैं भैया। ये हमारा जो डायग्राम है या जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है, ये 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट का है। इसको हम ट्रिपल लेयर फॉल्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। यहां पर देखिए कि जो तीनों फेज हमारे आर है, वाई है, बी है, वह एक दूसरे में क्या है, एक दूसरे से शॉर्ट हो गए हैं। यही हमारा ट्रिपल लाइन फॉल्ट होता है। इसे हम सिमेट्रिकल फॉल्ट भी कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पावर सिस्टम में 3 फेज ज्यादातर सिमेट्रिकल फॉल्ट उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यही है कि जो पावर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि अधिकतर 3 फेज में क्या होता है, वो हमारा 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट करंट के कारण होगा। कहने का मतलब अगर किसी भी सिस्टम में सबसे अधिक 3 फेज फॉल्ट होता है तो वह सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, और जो उसमें स्थिति में अत्यधिक धारा यंत्र से होकर बहती है, जिससे कारण यंत्र खराब हो जाता है। कहने का मतलब यदि, ठीक है, कहने का मतलब इसका यही है कि जब हमारे क्या होगा, इस स्थिति में जब हमारा 3 फेज या सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा, सबसे खतरनाक फॉल्ट हमारा 3 फेज ट्रिपल लेयर फॉल्ट होता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ट्रिपल लेयर फॉल्ट होगा तो उसमें क्या होती है, हमारी मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। कहने का मतलब 3 फेज में जब हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। ठीक है, जब ये मैक्सिमम करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, जो हमारे उपकरण लगे होंगे, ट्रांसफार्मर हो गए, सर्किट ब्रेकर हो गए, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गए इत्यादि, क्या होते रहते हैं, वो जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ठीक है, तथा उपभोक्ता को लगातार सेवा प्रदान करने में क्या होता है, बैरियर उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है ये भैया, देखिए अगर हमारा 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में ये होता है कि मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। अगर मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है तो जितने क्या होंगे, हमारे सिस्टम में उपकरण लगे हैं वो जल जाएंगे। जैसे सर्किट ब्रेकर है, ट्रांसफार्मर है, सर्किट ब्रेकर, सीटी पीटी, और वो सब जल जाएंगे। जिससे क्या होगा कि जो हमारे कंज्यूमर है, जो हमारे उपभोक्ता है, जैसे हम आप लोग हैं, उन सबको लगातार बिजली पाने में बाधा होगी। ठीक है, बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए एक इंजीनियर को फॉल्ट की स्थिति में शॉर्ट सर्किट को गणना करना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। कहने मतलब इस कंडीशन में एक इंजीनियर को तौर में देखा जाए तो शॉर्ट सर्किट को हम क्या करें, कैसे दूर करें, उसकी गणना करें, उसके बारे में उसको दूर करें, क्योंकि सभी यंत्र उपकरण की डिजाइन व अरेंजमेंट, ठीक है, क्योंकि सभी उपकरण की डिजाइन व अरेंजमेंट होता है, जितने भी हमारे उपकरण है, जो हमारे यंत्र हैं, ठीक है, उनका जो डिजाइन होता है वो हम शॉर्ट सर्किट करंट के आधार पर करते हैं। कहने का मतलब जो हमारे जितने भी हमारे उपकरण, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, रिले होते हैं, उनकी जो हम क्या करते हैं,
जो उनका जो हम डिजाइन करते हैं, जो हमारी डिजाइन होती है, जो डिपेंडेंसी होती है, वह हमारी शॉर्ट सर्किट करंट पर निर्भर करती है। इस फॉल्ट में फॉल्ट करंट भी धारा की दिशा में बहती है तथा 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट रखती है। कहने का मतलब इस कंडीशन में क्या होती है, जो हमारी फॉल्ट करंट होती है वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है, तथा ये 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट रखती है। ठीक भैया, यही हमारा होता है 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट। 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट खत्म हो गया। जो अगली हेडिंग हमारी है वह क्या है, फॉल्ट ऑन सिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी, या बोले हिंदी बोले सिस्टम के अस्थायित्व और विश्वसनीयता पर फॉल्ट क्या प्रभाव होगा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी स्टेबिलिटी क्या होती है। कहने मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है, अस्थायित्व क्या हो सकता है। कहने का अर्थ है कि अस्थायित्व के मतलब ये कि कोई सिस्टम या कोई डिवाइस या कोई हमारा उपकरण या कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बोले, वह कितना स्टेबल है, कितना अस्थायित्व है, उसे ही कहता है स्टेबिलिटी आसान भाषा में। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है कि किसी सिस्टम या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का स्टेबिलिटी उस सिस्टम की फॉल्ट करंट IF के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ देखिए कि जो किसी सिस्टम या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, वह फॉल्ट करंट, जो सिस्टम की जो फॉल्ट करंट है, सिस्टम की फॉल्ट करंट IF की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब देखिए, जो स्टेबिलिटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है फॉल्ट करंट, नहीं सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है फॉल्ट करंट। कहने का मतलब यदि फॉल्ट करंट का मान हमारे इंक्रीज करता है या फॉल्ट करंट का मान हमारा बढ़ता है, ठीक है, जो IF है उसका मान यदि बढ़ता है तो हमारी स्टेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, यही होता है। ठीक है दोस्तों, तथा जो सिस्टम की जो फॉल्ट करंट की जो वैल्यू होती है वह सिस्टम के प्रदोषी पास की प्रतिबाधा के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए, जो सिस्टम का फॉल्ट करंट होता है, जो सिस्टम का फॉल्ट करंट IF होता है, ये IF होता है, जो उसकी वैल्यू जो निर्भर करती है वह सिस्टम की जो क्या होती है, वह सिस्टम के प्रतिबाधा या इम्पीडेंस के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यदि सिस्टम का जो प्रतिबाधा या इम्पीडेंस है, यदि हमारा अधिक हमारा होता है, वह सिस्टम की जो प्रतिबाधा होती है उसके भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सीधी बातों में समझे, जो हमारा स्टेबिलिटी होती है वह सिस्टम के फॉल्ट करंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा जो हमारी फॉल्ट करंट IF होती है वह सिस्टम की प्रतिबाधा ZF के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका जो समीकरण है उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो आपको पूरी समझ में आ सकती है। कहने का मतलब जो हमारा है वह स्टेबिलिटी जो हमारी होती है वह फॉल्ट करंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब अगर किसी सिस्टम या किसी सिस्टम की जो फॉल्ट करंट है उसका मान अधिक होता है, ठीक है, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी जो कम हो जाएगी। ठीक है, चूंकि जो हमारा फॉल्ट होता है, फॉल्ट करंट होता है, वह ZF या Z इम्पीडेंस ऑफ फॉल्ट शंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब इसे ZF का मान हमारा अधिक होगा तो फॉल्ट करंट का मान हमारा कम हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, जो स्टेबिलिटी हमारी होती है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है फॉल्ट करंट के और समानुपाती होती है ZF या इम्पीडेंस ऑफ फॉल्ट शंट की। ठीक है, कहने का मतलब यदि हमारा स्टेबिलिटी, यदि हमारा ZF का मान ZF या इम्पीडेंस का मान अधिक है तो स्टेबिलिटी अधिक है और फॉल्ट करंट हमारी कम है। यदि फॉल्ट का मान हमारा अधिक है तो हमारा ZF और स्टेबिलिटी का मान कम हो जाएगा,
यही हमारा होता है स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगली हेडिंग क्या हमारी है, रिलायबिलिटी है। तो रिलायबिलिटी भैया क्या होती है, रिलायबिलिटी जो हमारी रिलायबिलिटी होती है किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंतर्गत उस सिस्टम की रिलायबिलिटी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यही है कि जो रिलायबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी के समानुपाती होती है, और जो हमारी स्टेबिलिटी होती है वह क्या होती है, जो हमारी स्टेबिलिटी होती है वह फॉल्ट करंट के क्या होती है, वह फॉल्ट करंट के बीच अनुपाती होती है, और जो इम्पीडेंस है उसके समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये इसकी इन सब का एक ही निचोड़ निकालते हैं कि यदि कोई सिस्टम का फॉल्ट करंट का मान हमारा इंक्रीज करता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी होगी वह कम हो जाएगी। ठीक है, यदि हमारा स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी और जेड या इम्पीडेंस का मान हमारा अधिक है तो हमारा फॉल्ट करंट अधिक होगा, फॉल्ट करंट हमारी कम होगी। कहने का मतलब सीधी बात हुई है, IF का मान हमारा अधिक होगा तो स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी जो होगी सिस्टम की वह कम होगी, और फॉल्ट करंट का मान कम है तो हमारा सिस्टम जो उसकी स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी अधिक होगी। अब देखिए जो समीकरण पिछले यहाँ पीछे देखा है, ठीक है, ये जो समीकरण हमारा है, ठीक है, इसका निचोड़ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यही इसमें यही लिखा गया है कि अतः यह इससे यही स्पष्ट होता है कि पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी उतनी ही अधिक होगी जितनी उस सिस्टम की फॉल्ट करंट कम होगी। कहने का मतलब यदि हमारा फॉल्ट करंट किसी सिस्टम का मिनिमम है तो उसकी जो रिलायबिलिटी या स्टेबिलिटी होगी वह हमारी अधिक होगी। अब देखिए आगे क्या इसमें है, विभिन्न प्रकार के फॉल्ट में उसकी फॉल्ट करंट में रिलेशन। क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं उसके फॉल्ट करंट में रिलेशन क्या होता है उस चीज को हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो फॉल्ट करंट हमारी होती है, ओवरलोड की जो फॉल्ट करंट होती है वह लाइन ग्राउंड एलजी फॉल्ट से कम होती है, और इसकी जो हमारा डबल लेयर फॉल्ट होता है उसकी फॉल्ट से कम होती है। कहने का मतलब इस समीकरण को समझिए, IF जो ओवरलोड करंट का फॉल्ट का करंट का मान है वह इससे क्या है, इससे कम है। ठीक है, इससे कम है, और इसका मान इससे कम है। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारा ओवरलोड फॉल्ट करंट का मान LG फॉल्ट के करंट के मान से कम है, और LG करंट फॉल्ट का मान जो LG फॉल्ट करंट का जो मान है वह डबल एल फॉल्ट से कम है। ठीक है, और जो डबल एल फॉल्ट करंट का मान है वह डबल LG फॉल्ट से कम है। इसके बाद देखिए जो ट्रिपल LG फॉल्ट है उसके करंट का मान क्या है, क्या है कि ट्रिपल LG मान से अधिक है। ठीक है, फिर इसका जो मान है इससे क्या सबसे अधिक जो फॉल्ट करंट मान होता है वह हमारा ट्रिपल एल फॉल्ट में होता है। इस समीकरण द्वारा हम यही समझते हैं कि समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ओवरलोड के कंडीशन में जब क्या होगा कि ओवरलोड कंडीशन में हमारी स्टेबिलिटी व रिलायबिलिटी सबसे अधिक होगी इस समीकरण के द्वारा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी होगी वह मैक्सिमम होगी। क्यों होगी भैया, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा फॉल्ट करंट होता है वह कम होता है, उसमें यही बताया गया है। और क्या होता है कि डबल एल फॉल्ट करंट या ट्रिपल एल फॉल्ट की कंडीशन में सिस्टम की जो स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी होगी वह कम होगी। ठीक है भैया, क्या कम होगी, देखिए फिर यहाँ समीकरण द्वारा समझिए, इस कंडीशन में जो फॉल्ट करंट का मान है वह मैक्सिमम होगा। इस प्रकार क्या होगा कि सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होगी और रिलायबिलिटी होगी वह कम हो जाएगी। सबसे अधिक स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी कब होती है, हमारी ओवरलोड कंडीशन में अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि उस कंडीशन में फॉल्ट करंट का मान कम होता है। इसमें यह लिखा गया है कि उपरोक्त संबंध से यह ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ओवरलोड फॉल्ट के कंडीशन में सिस्टम की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी सबसे अधिक होगी। वही बात मैंने बता दिया, सीधी सीधी बातों में, क्योंकि
इसमें फॉल्ट करंट का मान सबसे कम होता है। सही बात बता दी, फॉल्ट करंट का मान ओवरलोड कंडीशन में कम होगा और स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी जो भी होगी वो अधिक होगी। जबकि डबल या ट्रिपल एयर फॉल्ट के कंडीशन में स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी हमारी सबसे कम होगी। इस कंडीशन में फॉल्ट करंट का मान ज्यादा होता है। मतलब ट्रिपल एयर फॉल्ट में सबसे स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी सबसे हमारी कम होगी, क्योंकि जो हमारा फॉल्ट करंट है वो सबसे हमारा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, सबसे खतरनाक फॉल्ट हमारा ये ट्रिपल एयर फॉल्ट होता है। यही होता है हमारा इफेक्ट, यही होता है हमारा इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। और हमने इसके और जो पीछे हमने पढ़ा है ट्रिपल सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड वीडियो, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।